आवाज आ रही है आपको और स्क्रीन भी दिख रही है? यस सर। हाँ, तो बस जल्दी से सम अप करते हैं और आपको बताऊंगा, मैं ये भी कारण बताऊंगा कि क्यों मैं ये सारी कहानियां क्यों बता रहा हूँ। तो क्लियोपैट्रा ने अपने बेटे को वहां से स्केप पलायन करने के लिए जो है वो सारा इंतजाम किया। और कहाँ भेजना चाहती थी वो? एनी गेस? भारत। बिल्कुल सर भारत। सूरत में भी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इधर ही भेजना चाहते थे, भारत की तरफ, ताकि वहां पर उनकी रक्षा हो जाए। लेकिन फिर वैसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। उसको बहला फुसला के सब जो बंदरगाह से वापस लेके चले गए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको बचा लेंगे, और वहां जाके जाते ही उसकी हत्या कर दी गई। तो ये स्थिति है, ठीक है। तो ट्रेड कनेक्शन से लेकर कल्चरल कनेक्शंस, इकोनॉमिक कनेक्शंस जो है, हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकल एक्सचेंजेस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सिर्फ यह चीज बताने के लिए कि आप जब भी कोई ज्योग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ें, कोई ज्योग्राफिकल फेनोमेनन पढ़ें जो कि ग्लोबल है इन इट्स इम्पैक्ट, तो आप सिर्फ जो है वो मैकेनिकल तरीके से, ये सिर्फ जो है ये ऐसे होता है, पानी बरसता है, नहीं नहीं प्लीज, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विजन और मैक्रो पर्सपेक्टिव की जरूरत है, तो आप यह पढ़ाई भी उसी प्रकार से करिए। बस मेरा इतना कहना है कि इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से आप पढ़ाई करिए, तभी उसकी जो है वो सफल होगा। तो आते हैं भाई क्लाइमेटोलॉजी के थर्ड एस्पेक्ट पे। अब हम पहली चीज अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि मॉनसून आप समझ गए। मॉनसून होता क्या है ये आप समझ गए? नहीं समझ गए तो मैं आपको फट से बता देता हूं। अब हम सीधे ज्योग्राफी पे आ गए, ठीक है। अब इधर उधर का कोई बात नहीं होगा। अब ज्योग्राफी पे आ गए। सुनिए, मॉनसून का सीधा सीधा संबंध आपसे सिर्फ इतना है। इस चित्र को देखते रहिए, गूगल अर्थ से मैंने अभी लिया है। देखिए मॉनसून आपके लिए क्या मायने रखता है। आपके लिए मॉनसून का मतलब है ये एक लाइन और ये एक लाइन, चले दो। ये दो प्रकार की जो हवाएं हैं जो कि वर्ष के अलग अलग समय पर बहती हैं, ये जो रिवर्सल है, विंड्स के डायरेक्शन का जो रिवर्सल है, आपके लिए एक ज्योग्राफर के लिए वही मॉनसून है। बस अभी जो ज्योग्राफी के हम विद्यार्थी हैं उसके अनुसार अगर देखें तो आप मॉनसून से सिर्फ इतना ही समझिए। मॉनसून का कहां से निकला है? मौसम से निकला है, आप जानते ही। तो मौसम का मतलब हुआ सीजन। सीजन से जिस विंड का संबंध हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिस हवा का सीजन से जुड़ाव हो, जिसमें सीजनैलिटी हो, जो सीजन के अनुसार जिसकी दिशा बदल जाती हो, उन हवाओं को मानसून हवाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल। तो ये एक ऑब्जर्वर, हम तो सिर्फ प्रेक्षक हैं, हम देख रहे हैं खाली। अभी तो हम जानते नहीं है कुछ कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, इस पर क्या क्या प्रभाव, चीजें क्या क्या प्रभाव डाल सकती हैं, और ये किन किन चीजों पर प्रभाव डाल सकता है, सब पढ़ेंगे आगे हम। अभी तो हम सिर्फ एक विद्यार्थी हैं, हमें कुछ नहीं आता। उस अनुसार देखिए, अगर उस दृष्टिकोण से, तो हम सिर्फ इतना जान लेते हैं अभी कि मानसून हवाओं का नाम है, वो हवाएं जो सीजन के अनुसार अपना रुख बदल देती हैं। तो मानसून से बहुत सारी चीजें सीखने लायक है इंसान को, लेकिन ये सीखने लायक नहीं है कि समय बदल जाए तो आदमी जो है वो अपना रुख बदल दे, कष्ट पड़े किसी साथी के ऊपर तो रुख बदल दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मानसून से बाकी सब सीख लीजिएगा, फायदा फायदा है। ये मत सीखिएगा कि समय बदल जाए तो जो है व्यवहार बदल जाए, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो मानसून हमारे लिए अभी ये। अच्छा, अब ये जो हुआ है भाई, इसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश की गई। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लगे कि ऐसा क्यों होता है भाई, तो हम भी लगाते हैं, चलिए। तो पहला चीज दिमाग में क्यों क्या आएगा कि पहले तो ये पता करने की कोशिश करेंगे ना हम कि ऐसा कब होता है। क्यों तो मालूम ही नहीं है अभी, तो चलिए यही पता कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है। तो कब होता है ये प्रेक्षण करके पता लगाया जा सकता है। दिस इज समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व। तो पता चला कि जब जाड़ा की शुरुआत होती है भाई, जाड़े की शुरुआत होने वाली होती है, पानी वानी बरस चुका होता है, तब ये डायरेक्शन हो जाता है। ये इन हवाओं को क्या बोलेंगे भाई? किधर से आने वाली हवाएं बोल, तो मैंने तो उत्तर ही दे दिया। हवाओं को किस कैसे नामकरण करते हैं उनका? जिस दिशा से वो आ रही होती है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इनका डायरेक्शन क्या हुआ? दक्षिणी पूर्वी। ध्यान से जरा सोच के बताइएगा। उत्तरी पूर्वी कहना चाह रहे थे आप, कोई बात नहीं, तो गलती से मुंह से निकल गया, कोई बात। नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट से आ रहे हैं भाई। हाँ भाई, सही बात है, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इन्होंने। अब ये बताइए दूसरे वाले को,
जब गर्मी पड़ने लगती है तब हवा, एक ऐसा टाइम आता है हवा का जो बदल जाता है, गर्मी के समय ये हवा हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिमी, बिल्कुल सही बात है, साउथ वेस्टर्लीज है ये। वो नॉर्थ ईस्टर्लीज है और ये साउथ वेस्टर्लीज है, एकदम सही बात है। तो अगर हम आपको अभी बताएं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुने मेरी बात, यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, गड़बड़ाना मत। अगर हम आपको बताएं कि ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा ये है, तो आप क्या, और कर्क रेखा तो जानते हो आप लोग, एक्चुअली जितना हिस्सा दिख रहा है समझो कर्क रेखा वाला ही है कि नहीं है? कर्क रेखा यहीं से तो गुजरती है इसे, तो ये कर्क रेखा हो गई। ध्यान से सुना, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है दोस्तों, आप प्लीज गड़बड़ मत करिएगा, ध्यान ना भटकाइएगा। ये कर्क रेखा हो गया और ये इक्वेटर हो गया। तो इन दोनों हवाओं में से कौन सा हवा नॉर्मल है जी? कौन सी हवा नॉर्मल है और कौन सी एबनॉर्मल है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सवाल पूछ लिया। हम आपको ले चले, दक्षिणी पश्चिमी जो है वो नॉर्मल है। आदित्य प्लीज ट्राई दोस्त। साउथ वेस्ट नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट अब नॉर्मल है। हाँ भाई, हमने जितने तरह के विंड्स के बारे में पढ़ा था, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भारत का नक्शा नहीं है लेकिन इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि इक्वेटर के ऊपर ये जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, ट्रॉपिक्स, वहां पर नॉर्मली कौन सी हवाएं बहती हैं? आप खुद ही देख लीजिए। उत्तरी पूर्वी। हाँ, हमने आपसे ही चर्चा की थी, आप सब एग्री भी हुए थे, आप लोगों ने कहा भी था कि हाँ सब ठीक है, समझ में आया ये बात। और क्यों ऐसा बहता है ये भी तो आप जानते ही है ना, ये भी आप जानते हैं क्यों बहती है हवाएं ऐसी। आप देख के बताइए जरा, लाल रंग को सबसे गर्म एरिया मान लीजिए, आप बताइए जरा, आंसर बताइए तो भाई, क्या ये आंसर, क्या ये बात सही है कि हाँ ये नॉर्मल यही होना चाहिए क्योंकि भाई ये वाला एरिया जो है बहुत गर्म है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पड़ती है। तो बिल्कुल सही हवाएं बात। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की शाबाश शाबाश, एवरीबॉडी विषुवत वेरी वेल, रेखा पे तापमान ज्यादा है और दाब कम है, इस वजह से बहुत अच्छी बात है, इसलिए हवाएं बहती है। उच्च तरफ। तो भाई अगर ये इक्वेटर है और यहाँ पर मान लीजिए वो रेखा है, कर्क रेखा है, तो भारत यहीं पड़ा ना, जी ठीक बात सर। है ना, यही पोजीशन है ना भारत की। तो भारत में नॉर्मली कैसी हवाएं बहनी चाहिए आप बताइए? उत्तरी पूर्वी है। हाँ ठीक उत्तर है, पूर्वी है। अब हम कह सकते हैं, अब हमें समझ में आ गया भाई, चलो हम गड़बड़ नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो ये पक्का हो गया कि नॉर्मली जो है वो कौन से में मैं समझा रहा था इस पे, हाँ। तो हाँ, हमारा नॉर्मल हवा ये है, नॉर्मल हवा वायु जो है वो ये है, और ये है वो जो एबनॉर्मल है। एक्चुअली सच पूछे, देखिए नॉर्मल एबनॉर्मल का सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे कह लीजिए कि अपेक्षित, कोई बोल रहा है कुछ लेकिन आवाज डिस्टोर्ट हो जा रही है, डिस्टॉर्शन है थोड़ा, कोई बात नहीं, बाद में आप सवाल कुछ कहना है तो नोट करके रखिएगा, मैं समय दूंगा आपको। तो ये बात पक्की है कि सामान्य हमारी अपेक्षा ये है, जितना भी भूगोल हम समझते हैं, जितना जलवायु विज्ञान हम अभी तक समझे, उसके अनुसार हमारी अपेक्षा यह होनी चाहिए कि ये है वो हवाएं जो नॉर्मल है। जो रिवर्सल होता है वो ये कहलाएगा कि अरे अचानक ये हवा कहां से आ गई, उल्टे दिशा में बहने वाली। तो पूर्वाई और पछियाव सुने हो कभी? यस सर। हाँ, अब अगर सुने होंगे आप लोकल डायलेक्ट में, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं, पुरवैया और पछियाव, तो अब आप समझ जाएंगे कि कैसे डायरेक्शन बदल जाता है, इस बात को ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो अब पहले एक चीज समझ गए, हम अभी तक क्या जान पाए कि जाड़े की जब शुरुआत होती है और जब गर्मी की शुरुआत हो, दोनों समय में, गर्मी जब पड़ती है और जाड़ा पड़ने वाला होता है, उस बीच में हवाओं का आपस में डायरेक्शन चेंज होता है, इतना समझे। कब का आंसर मिल गया, कब का हमने आंसर दे दिया। अब बचा क्यों, क्यों अभी भी बचा हुआ है भाई, ठीक है, क्यों का जवाब हमको देना अभी भी बाकी। तो क्यों का जवाब देने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग व्याख्या की, ठीक है भाई। मैं आपको पहली और सबसे आसान व्याख्या बता, अच्छा चलिए आप ही बताइए, मैं क्यों बताऊं, सबसे आसान वाली व्याख्या आप बताइए। ये बताइए भाई, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, क्लू देने की भी जरूरत नहीं, अब तो आप इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं। मैं आपको
फिर भी क्लू दूंगा थोड़ा सा, ताकि जल्दी से हो जाए, नहीं तो समय बहुत लगेगा। क्लू ये है कि यह हवा जो सामान्य रूप से रहती है, उसकी जगह पर असामान्य वाली हवा आ जाए, साउथ वेस्टर्लीज आ जाए, वो तभी होता है जब खूब कड़ाके की गर्मी पड़े इस एरिया में। ये है हिंट, ये क्लू है आपका। अब आप बताइए कि क्या इसका सर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सर लो Sorry, प्रेशर सर क्रिएट हो जाएगा, ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ओके ठीक है, एक बात ये होगी, बहुत बढ़िया। और सर विंटर के मौसम में सर हाई जी। प्रेशर डेवलप होगा, बहुत और बढ़िया, सर ग्रीष्म ऋतु में सर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, सभी इस चीज को समझ रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, आप तो जानते हैं कि सूरज ऊपर नीचे नहीं जाता है, धरती के टिल्ट की वजह से सीजन चेंज होता है, लेकिन समझाने के लिए कि सूरज जो है, देखिए दोनों जगह पे सूरज बना देते हैं, और फिर आप बताइएगा कि कब क्या होगा। जब सूरज यहां पर इस इलाके को बहुत भीषण रूप से, कर्क रेखा तो यही है, तो इसी के बीच में सूरज घूमता है, तो गर्मी आई। ये देखिए मकर संक्रांति हुई, सूरज जो है वो उत्तरायण हुए, और यहाँ पर गए, खूब गर्मी की इन्होंने, और फिर लौटे, और फिर यहाँ जाड़ा शुरू हो गया, अब नीचे गर्मी शुरू हो गई, अब लौटे तो वहां जाड़ा शुरू हो गया, फिर मकर संक्रांति है कि नहीं है, ऐसे ही होगा कुछ, समथिंग लाइक दिस। तो जब तक सूर्य महाराज यहाँ रहते हैं इस एरिया में, और उसको खूब गर्म किए हुए हैं, इस एरिया को, पूरे ब्लॉक को खूब सारा गर्म किए हुए हैं, आपको याद आया कि जो लैंड मास होता है और जो वाटर बॉडी होती है, उसका इस टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन के प्रति रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। किसी को याद है क्या? यस सर। यस सर। तो क्या याद है जितने सर लोग, चलो पृथ्वी, बताओ। सर पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि सागर या महासागर धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात यही है। कारण है कि सर, लैंड और सी ब्रीज सर कहते यही हैं, कारण है कि हाँ हमारे दिन में, हाँ, बिल्कुल सही बात सर जितेंद्र। यही कारण है कि हमारे दिन में सागर से पृथ्वी की ओर चलती हैं, और रात में पृथ्वी से सागर की ओर चलती हैं। लैंड और सी ब्रीज कुल मिलाकर, ठीक है। आप सुनिए बात, तो दिन भर का तो ठीक है, दिन वाला तो समझ में आता है कि दिन और सुबह, दिन का और रात का तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन जब पूरा सीजन ही गर्मी का हो जाए, तो ये जो दिन रात वाली हवाएं हैं वो छोटे लेवल पे होती हैं, है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से। लेकिन जब गर्मी का सीजन ही पूरा तगड़ा पड़े इस पूरे लैंड मास पे, तो वो पूरा का पूरा लैंड मास इतना गर्म हो जाएगा, इतना अधिक गर्म हो जाएगा एक पीरियड के बाद, कि फिर वो इस पूरे वाटर बॉडी की तुलना में बहुत टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट बन जाएगा, और ये गर्म ही रहेगा। ध्यान में समझने वाली बात है, उस पूरे सीजन में फिर एक बार गर्म हो गया खूब, तो फिर वो गर्म बहुत रहेगा, और फिर वो इस पूरे एरिया को लो प्रेशर, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से लो प्रेशर हो जाएगा लैंड के ऊपर, और सागर की तरफ से हवाएं जो है वो लैंड की तरफ बहेंगी। ठीक है भाई, ये सबसे आसान जो सबसे प्रिमिटिव कह लीजिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहली बार किसी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया, तो पहली थ्योरी ये दी गई कि जो है इसकी वजह से होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत आया, इसमें बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां आई, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या इस आधार पर की नहीं जा सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मॉनसून एकदम से क्यों आ जाता है कई बार, जिसे क्या बोलते हैं, मॉनसून बर्स्ट, इंग्लिश में बर्स्ट बोलते हैं। जल्दी से, तेजी से, एकदम, पहले धीरे 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 होगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा और धड़धड़ा के बारिश कर देगा, उसको मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। दूसरी ब्रेक, बर्स्ट समझ गए, सडनली मॉनसून का आगे बढ़ जाना। ब्रेक कि अच्छी खासी बारिश हो रही थी, फिर अचानक से कुछ दिन सन्नाटा हो गया पूरा, ये कहाँ चला गया, पानी से इसे भोग कर गया, तो पूरा सूखा पड़ गया बीच में। ब्रेक, मॉनसून ब्रेक हो गया, मॉनसून बर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर मॉनसून का साउथ वेस्ट होना, वहां से नॉर्थ ईस्ट वापस हो जाने की जो टाइमिंग्स हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो एक स्टेप और आगे दिमाग लगाया गया, एक स्टेप और दिमाग लगाया कि नहीं, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कुछ और भी रीजन होगा इसका। तो दूसरी थ्योरी आई, इसके बाद की थोड़ी सी एडवांस थ्योरी आई, उसने क्या बोला कि एक्चुअली हो ये रहा है कि वो जो ITCZ है ना, सिर्फ हिंदुस्तान और उसके नीचे के पानी का बात नहीं है, ये
ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना हो रही है। तो बोले क्या? बोले कि जो ITCZ है भाई, जो नॉर्मली इक्वेटर के आसपास, इसका शेप आप समझ पा रहे हैं कि ITCZ का शेप ऐसा क्यों है? जो हम बोले थे कि पॉकेट टाइप का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर सब कुछ Yes, yes. यूनिफॉर्म रहता तो ये सीधा बनता, सीधा, लेकिन सीधा तो है Yes, नहीं, सीधा नहीं है। इसीलिए देखिए जहां जहां जमीन है, पानी है, वैसा हो जाता। जहां जमीन खूब गर्म हो जा रही है वहां लो प्रेशर एरिया इधर खिसक जा रहा है, क्योंकि समर यहाँ है ना, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए, जब गर्मी ऊपर ज्यादा होगी तो ये जो ITCZ है ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब याद आया आपको कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ITCZ इक्वेटर के ऊपर हमेशा रहे, ये जरूरी नहीं है। जिस तरफ गर्मी ज्यादा होगी, लैंड मास, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं सब लोग, कि कितना ज्यादा कॉन्टिनेंटलिटी और लैंड है, ऊपर कितना ज्यादा भूमि का जो है, भूमि की जो है प्रभाविता है, डोमिनेंस है, और नीचे पानी ज्यादा है। इसलिए जब सूरज ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है और चमकाता है पूरा, इक्वेटर और कर्क रेखा के बीच में खूब गर्मी पड़ती है, तब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि ये जो ITCZ इक्वेटर पर होना चाहिए वो पूरा का पूरा लो प्रेशर जोन जो है वो खिसक के ऊपर कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। कम से कम भारत की अगर बात की जाए तो, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कर्क रेखा वाले एरिया के आसपास पहुंच जाता है। ये देखिए, उससे ये यही पहुंच गया। ये देखिए, इसे कहते हैं कि ITCZ शिफ्ट हो गया है, गर्मी में ITCZ शिफ्ट हो गया है। अब आप बताइए, ध्यान से बताइएगा इस बात को, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेटर है, समझने के लिए, स्केल के लिए नहीं बोल रहा हूं, चलिए यही समझा देता हूं। चित्र है हमारे पास, ये देखिए, यही है ना नॉर्मल हवा का पैटर्न, सब लोग एग्री करते हैं। अगर ये इक्वेटर यहां बना, किसी दूसरे रंग से बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। भाई गड़बड़ाइएगा मत, आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप ध्यान मत भटकने दीजिएगा अपना। ये इक्वेटर खींच दे रहा हूं इस चित्र में मैं, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है। यही नॉर्मल कंडीशन है भाई, सब लोग मानते हैं इस बात को। देखिए ना, आपने जैसा जैसा बोला था वही तो हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स जो नॉर्मल है वही तो बह रही है, ठीक बात है। अब मैं कहूं कि ITCZ जो है, देखते रहिएगा सब लोग, इक्वेटर पे ना होके, देखिए हवाएं कहां मिल रही थी जब अगर सब आदर्श परिस्थिति मानी जाए तो हवाएं कहां मिल रही हैं? इक्वेटर के आसपास मिल रही है। देखिए ना, नीली, ये लाल वाली, नारंगी वाली और पीली वाली हवाएं कहां मिल रही हैं? इक्वेटर पे मिल रही है, यानी ITCZ कहां है? इक्वेटर के ऊपर है, एकदम साफ बात। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, बाएं वाले चित्र में देखिए, अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। अब शिफ्ट हो गया, खूब गर्मी पड़ी और इक्वेटर ऊपर शिफ्ट हो, ये सॉरी इक्वेटर नहीं, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया। अब हवाएं कहां मिलेंगी? ITCZ तो कहते ही उसी जोन को है जहां हवाएं मिलती हैं, तो जो हवा यहां आके मिल रही थी वही हवा अब यहां आके मिलेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि लो प्रेशर वहां तक खिंच गया है भाई। हवा को तो एक ही चीज से मतलब है कि जहां पे लो प्रेशर वाला ITCZ होगा हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि वो खींच लेगा हमको। तो जब ITCZ ऊपर जाएगा तो ये जो पूरा पर्दा है ना, कर्टन, ये पूरा कर्टन ऊपर चला जाएगा। और जो घटना यहां हो रही है, ये यहां जो घटना हो रही है, यही अगर ITCZ यहां खींच दूंगा मैं तो यही घटना यहां होने लगेगी, ऐसे ऐसे। ये बात सबको समझ में आ रही है? उसी के साथ शिफ्ट हो रहा है। हाँ, पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, गड़बड़ाइयो मत। इक्वेटर थोड़े शिफ्ट हो रहा है, जमीन वही वही है, इक्वेटर वही का वही है। उसके ठीक ऊपर जो हवाएं पहले मिल रही थी, क्योंकि वो गर्म था, इक्वेटर का एरिया गर्म था, पहले वहां मिल रही थी। अब इक्वेटर के ऊपर जो गर्म था, गर्मी वो ऊपर चली गई नॉर्दर्न साइड में, तो अब वहां जाके हवाएं मिल रही हैं। यानी हवाएं, ध्यान से सुनिएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो ITCZ के ऊपर शिफ्ट हो जाने की वजह से खुद भी ऊपर चली जा रही हैं, अब इक्वेटर को क्रॉस करके। क्या ये बात सही है? समझ में आई? यस सर। दक्षिणी गोलार्ध Yes, की sir. जो हवाएं होंगी, जो कि जब तक ITCZ इक्वेटर के एरिया में था तब तक उत्तर से और दक्षिण से आने वाली दोनों हवाएं इक्वेटर के ऊपर मिल रही थी। जब इक्वेटर से ज्यादा गर्म ऊपर हो गया, नॉर्दर्न साइड में कर्क रेखा के आसपास हो गया, तो फिर वो हवाएं वहां जाके मिलेंगी। सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा करने में होगा क्या? एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है
कि अब दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं थोड़ा सा इक्वेटर को क्रॉस करके कहां घूमने लगे, कहां विचरण करने लगे, उत्तरी गोलार्ध में घुस आई। ठीक, समझ गए बात? तो हवाओं को नीचे से ऊपर खींचने वाला कौन? नीचे से ऊपर का, सॉरी, नीचे से ऊपर का मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ खींच ले जाने वाला कौन? हवाओं को ITCZ। ठीक, बिल्कुल सही बात। लेकिन इस खिंच जाने से, स्थान परिवर्तन हो जाने से कौन सी चीज बदल जा रही है? क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे? एक प्रभाव पड़ेगा बड़ा तगड़ा। कोरियोलिस इफेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है भाई। आप ध्यान से सुनिएगा, हैं, गड़बड़ाना मत। अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत ध्यान से, आराम से इस चीज को समझिए। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्लास लगातार होनी चाहिए और सबको अच्छे से आप देखते रहिए, खाली बिल्कुल परेशान न होइएगा। चलिए इंडिया वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, इंडिया के आसपास का। पहले इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और ये रियल एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं कि ये वाकई ऐसा होता भी है। ठीक है, देखें, ये है, इसमें इक्वेटर है ये। ठीक, सब कुछ अगर आदर्श परिस्थिति मानी जाए, यानी सूरज जो है वो इस तरफ कहीं हो, सूर्य महाराज यहां पर हो, तो यही एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा। सिंपल सी बात है भाई। और अगर ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म, अभी यही तो दिक्कत है, इतना आसान नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अब आ जाना चाहिए कि सर ये कैसे गर्म होगा, ये तो पानी है। अगर जमीन होता तो ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता। लेकिन अभी गड़बड़ाइए नहीं, हाँ, अभी उसको मिक्स मत करिए। अभी वर्चुअल आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये भी दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर एक और फैक्टर तो है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि यही सबसे ज्यादा गर्म होगा? तो मैं बढ़ा देता हूँ एरिया। चलिए मैं एरिया को बढ़ा, इक्वेटर के एरिया को बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए ये पूरा इक्वेटर है। 1 मिनट रुकेगा खाली, मैं इसको पहले इरेज करके, देखिए, हाँ, इक्वेटर को लाल से कर देते हैं। ये तो चेंज होता नहीं है कभी। इक्वेटर लाल हो गया, और जो ITCZ है उसका मैं एक जोन बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको येलो से कर देते हैं। ये पूरा जोन है मान लीजिए, ठीक है, ये जोन है। इक्वेटर नीचे जमीन पे आप मतलब काल्पनिक रूप से खिंची हुई एक रेखा हो गई। उसके ठीक ऊपर सूर्य महाराज मान लीजिए यहीं पे है, खूब गर्मी हो रही है। तो ITCZ इस समय यहां पर है, सबको समझ में आ गया। ITCZ इसके ऊपर ही कहीं होगा। माना कि लगातार पेटी के रूप में नहीं होगा, बेल्ट के रूप में नहीं होगा, तो तिरछा मिर्छा लैंड और पानी के हिसाब से, लेकिन इस जोन में होगा। अच्छा भाई, ठीक है। अब मैं बढ़ा रहा हूँ सूरज को नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, उत्तर की जो है उत्तरायण कर रहा हूँ सूर्य महाराज को। अब सूर्य महाराज मान लीजिए उत्तरायण हो गए, इसको ब्लैक से कर देता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सूर्य महाराज उत्तरायण हो गए, खूब गर्मी किया इस पूरे इलाके में, खूब तगड़ी गर्मी हुई। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि जो पीले रंग से ITCZ दिखाया गया था, वो ITCZ इधर इसी एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये उसका जोन हो गया, मानते हैं बात को। ITCZ गर्मी में ऊपर शिफ्ट हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप, हवा वाला। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब शिफ्ट नहीं हुआ था ITCZ, जब शिफ्ट नहीं हुआ था, नीले रंग से दिखाता हूं मैं इसको, तब हवाएं कहां मिल रही थी? आके यहां। हवाएं ऐसे क्यों हो जा रही थी? ऐसे सीधा चल के ऐसे क्यों हो जा रही थी? तिरछा क्यों हो जा रही है भाई? कोरियोलिस फोर्स। सबको मालूम है? सर कोरियालिस बल के कारण। बिल्कुल सही बात है। कोरियोलिस फोर्स पर। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध में जो आ रहा है वो अपने दाहिने, और दक्षिणी गोलार्ध से में जो जा रहा है वो अपने बाएं मुड़ जा रहा था, इसीलिए डायरेक्शन पैदा हो रहा था। ठीक बात है, ये सबके समझ में आ रहा है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब यही घटना, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन एक चेंज हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद का जो हवा है वो मैं हरे से बना रहा हूं। शिफ्ट होने से पहले की हवाएं नीले से बनाई है मैंने। शिफ्ट होने से बाद की हवा, अब हवाएं यहां आके मिलेंगी। ठीक बात है, सही बात है ना भाई। ITCZ ऊपर चला गया ना, तो कन्वर्जेंस जोन वहां हो गया। हवा नीचे वाली हवा भी वहीं जाके मिलेगी, लेकिन
जैसे इक्वेटर क्रॉस करी महाराज, जैसे इक्वेटर क्रॉस होगा कोरियोलिस फोर्स का बदल जाएगा ना डायरेक्शन। यही दिक्कत है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे हो रहा था वो इक्वेटर को क्रॉस करते ही ऐसे नहीं हो जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। जब ITCZ नीचे था तब दक्षिण से आने वाली हवाओं को सिर्फ अपने गोलार्ध में ही यात्रा करनी पड़ रही थी और तब कोरियोलिस फोर्स उनको बाएं की तरफ मोड़ रहा था। लेकिन ITCZ ऊपर जाएगा तो हवा को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने पे और कोई अंतर नहीं आता है, एक महत्वपूर्ण अंतर आता है, कोरियोलिस फोर्स के बल की दिशा बदल जाती है। तो जो ऐसे हो रहा था यहाँ, वो ऊपर जब क्रॉस कर जाएगा तब ऐसे होने लगेगा। ठीक, बात समझ गए? तो जो हवाएं, ध्यान से सुनिए, जब नीचे थी तो इनका डायरेक्शन क्या था? इनको कौन सी हवाएं कहेंगे? कोई शक? जब ये हवाएं सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में चल रही थी, तब जब ये कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जाती थी, तो इनका नामकरण क्या करेंगे हम और आप करना चाहें तो? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी हवाएं, साउथ ईस्टर्लीज। ठीक ठीक। अब यही हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करके कोरियोलिस बल के कारण इधर हो जा रही हैं, तो अब इनका नाम क्या पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। तो कोई बोले अगर कभी आपसे, ये जो मानसून करते हैं आप लोग, इसमें आप साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं जी? इसलिए साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। हवाओं का नामकरण इस आधार पर होता है कि उनके स्रोत की दिशा किस ओर है, और स्रोत की दिशा ऐसी क्यों हुई है अब आप ये भी जानते हैं। तो क्यों होती है भाई? अविनाश बताओ जरा, ऐसा क्यों होता है? एक लाइन में डिस्क्राइब करने का कोशिश करो। सर ये कोरियोलिस बल के कारण। उससे भी पहले से शुरुआत करो, पूरी घटना को एक वाक्य में, 2 वाक्य में बताने की कोशिश करो, पूरी घटना जो हुई है ITCZ से लेकर। सर किस ऋतु में यह घटना होगी? सर ये ग्रीष्म ऋतु से शुरू होगी। ठीक है। और स्टेप 2, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु सर से क्या होगा? सर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। ठीक है। और फिर एक समय आने के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे, हाँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ जाएगी, इस बेल्ट में ट्रॉपिक्स में गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे फिर गर्मी बढ़ जाने से क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? ITCZ शिफ्ट होगा सर, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, बिल्कुल ठीक। उसके आगे क्या होगा? उसके आगे सर जो दक्षिणी गोलार्ध की भी हवाएं पवनें आ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध से, वो अब भी, जो साउथ ईस्ट चल रही थी, हाँ, कोरियोलिस बल के कारण उनकी दिशा बदलेगी और वो साउथ वेस्ट हो जाएंगी। जब वो उत्तरी गोलार्ध में से- जैसे ही प्रवेश करेंगी तो कोरियोलिस बल की दिशा परिवर्तित होने की वजह से उनकी भी दिशा परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। अब वो उनको अब क्या कहा जाएगा? साउथ वेस्ट। उनको साउथ वेस्ट कहा जाएगा, साउथ वेस्ट पवनें। बिल्कुल सही। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कहेंगे, मानसून हवाएं बाद में देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है आदित्य, इज इट क्लियर? Yes, sir. Fully clear, sir. Okay, Rajat, is it all right? Yes, sir. Please do tell Yes, me sir, it's fine, without sir. hesitation. If I'm missing something out, then it is your responsibility to tell me. Okay? Keep me Yes, sir, it's updated fine, if sir. I'm missing something. Okay. एकता Sure, ठीक है सर? यहाँ तक समझ गए एकता? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि साउथ वेस्ट का इनका ओरिजिन ऐसे होता है। ओके, तो ITCZ ने थोड़ा सा एडवांसमेंट किया, जो कि पहली जो थ्योरी थी थर्मल, जैसे थर्मल थ्योरी कहते थे कि केवल तापमान पर ही, आप तो जानते ही हैं कि जो पहली थ्योरी थी सिंपल वाली, उसमें तापमान के अलावा कुछ बात ही नहीं किया था, सिर्फ यही कहा कि लैंड मास जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, पानी थोड़ा कम गर्म रहता है अपेक्षाकृत, इसलिए हवाएं बहने लगती हैं। ये जो डायनामिज्म हुआ है, जो डायनामिक ये गतिज जो घटनाएं हुई हैं, उनका कोई जिक्र नहीं था उस थ्योरी में। ITCZ ने कम से कम एक स्टेप ऊपर लिया कि उसमें जो है वो जगह का परिवर्तन वगैरह की भी बात हुआ, सिर्फ टेम्परेचर का बात नहीं हुआ, हवाओं के मूवमेंट की भी बात हुई, कि ITCZ के शिफ्टिंग की भी बात हुई। तो ये थर्मो भी है और डायनेमिक भी है, तो ये थर्मोडायनेमिक थ्योरी हो गई भाई, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, ITCZ वाली थ्योरी हो गई। लेकिन बड़ी दिक्कत है भाई, इतना आसान नहीं है दोस्तों।
इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब बहुत सारी घटनाएं अभी भी नहीं समझ में। तो वो बोला भाई, लोग बोले ये कि आईटी सीजन जब गर्मी पड़ती है तो आईटी सीजन तो शिफ्ट हो ही जाता है, ठीक है, वो तो शिफ्ट होता ही है। तो फिर ये सडनली ऐसे कैसे मानसून आता है? आईटी सीजन सडनली थोड़ा शिफ्ट होता है, वो तो शिफ्ट हो ही जाता है अपने टाइम से। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तापमान, आईटी सीजन शिफ्ट होगा, इक्वेटोरियल ट्रफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो फिर ये सडन जो ब्रेक्स होते हैं या बर्स्ट जो होते हैं, सीजनल, इंटर सीजनल और इंट्रा सीजनल वेरिएशन जो होती हैं, ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूं। इस साल बारिश ज्यादा हुई, उस साल बारिश कम हुई, ये कैसे एक्सप्लेन होगा? इसी साल में, इस साल में ही पहले बारिश खूब भारी हो गई, बाद में बारिश नहीं हुई, मानसून बहुत समय तक आया ही नहीं, डिले हो गया। ये सब घटनाएं कैसे भैया एक्सप्लेन होंगी? तो पता चला कि नहीं, लोगों ने सोचा कि इसमें और भी कुछ होगा, बहुत सारी कुछ चीजें होंगी, इतना आसान नहीं। सिर्फ आईटी सीजेड एकदम सही थ्योरी है और करेक्टली एक्सप्लेन करती है इनके फॉर्मेशन को, लेकिन इनके बल में जो परिवर्तन आता है, इनके प्रभावता में जो परिवर्तन आता है, प्रभावी है कि अप्रभावी है मानसून, इनकी टाइमिंग में, समय में जो परिवर्तन आ जाते हैं, कई बार जो फ्लक्चुएशंस होती हैं एक ही सीजन में और अलग अलग वर्षों में, अलग अलग मात्रा का जो है, परिमाण का जो मानसून है, ये सब एक्सप्लेन करना आवश्यक था। तो धीरे धीरे फिर और एडवांसमेंट्स हुए, ठीक है, और लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू हुआ कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देना जरूरी समझता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो एयर मासेस है, एयर मासेस ध्यान रखिएगा, यही एयर मासेस हैं जो जब ये पूरा आईटी सीजन शिफ्ट होता है ना, तो ये जो मैरीटाइम जो एयर मास है, वही एयर मास का जो हवा है वो चला जाता है ऊपर, वही हवा जाता है। अभी इतना जान के छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। एयर पॉकेट, एयर मास याद होगा आपको, हमने बताया था कि हवा हमेशा कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती है, बड़े बड़े वायु राशियों के रूप में रहती है। तो ये जो वायु राशि है, ये ऐसे जाके ऐसे साउथवेस्ट मानसून बनती है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ। जो हम बात कर रहे थे वो ये है, आईटी सीजेड के शिफ्ट होने से पहले आपकी बाईं तरफ है, आईटी सीजेड के शिफ्ट हो जाने के बाद आपकी दाहिनी तरफ है। क्या मैं मान सकता हूं कि यहां तक सभी को क्लियर है? एक दो लोग खाली जवाब दे दें। अवनीश, अवनीश तिवारी, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अर्पिता, सर क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा मानकर कि बाकी साथियों को भी मोर और लेस समझ में आया होगा। इसको जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार रिपीट कर देंगे हम आगे, जब भी क्विक रिवीजन करना होगा आप बताइएगा। अभी ध्यान से सब समझते जाइए, ठीक है, 5 मिनट का समय अभी इस सेशन में है, और क्योंकि आईटी सीजेड से संबंधित ये दूसरी घटना है, इसलिए उसको यही एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अब हम बात कर चुके हैं कि आईटी सीजेड जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तब नीचे की जो हवाएं हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध का एयर मास है, वो भी ऊपर पुल हो जाता है, और इस प्रकार इक्वेटर को क्रॉस करते ही उसकी डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से बदल जाती है और वो साउथ वेस्ट में बहने लगता है। ये उसके बाद की बात है, आईटी सीजेड के शिफ्ट हो जाने के बाद ये होता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आईटी सीजेड से ही जुड़ी हुई एक घटना है, जो कि शिफ्ट होते समय से संबंधित है, उसके बाद से नहीं, ठीक है। आईटी सीजेड के शिफ्ट होते समय ही ये चीज गड़बड़ हो जाती है। एडी जरा अपना वो ऑन कर वीडियो, मुझे वो दिक्कत हो जा रही है थोड़ी सी, आई कांटेक्ट नहीं हो जाने की वजह से। हाँ बस सुनते, कोई भी एक रहता है तो वो लगता है। हाँ कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, ठीक है, सुनते रहिए। मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी घटना है जो आईटी सीजेड के शिफ्टिंग के समय ही हो जाती है, उसके दौरान ही। वो घटना ये है दोस्त कि दो एयर पॉकेट्स, दो लो प्रेशर एयर सेल्स पॉकेट्स, वो छूट जाते हैं पीछे। एक्चुअली छूट जाते हैं पीछे, ऐसे कैटेगोरिकली मुझे नहीं बोलना चाहिए, सिंपल से समझिए कि आईटी सीजेड, जैसे मैंने बताया था ना, आईटी सीजेड दरअसल छोटे छोटे एयर मासेस और एयर पॉकेट्स का एक सीरीज है। तो उनमें इंडिया के नीचे, भारत के नीचे जो इक्वेटोरियल लो है, ये इक्वेटोरियल ट्रफ है, इसमें दो सेल होते हैं, एयर सेल होते हैं। उनमें से एक तो यूजुअली पहुंच जाता है आईटी सीजेड के साथ, टाइमली शिफ्ट कर जाता है, लेकिन जो दूसरा एयर सेल है लो प्रेशर वाला, वो थोड़ा कई बार जो है मिस्चीवियसली बिहेव करता है, नौटंकी करता है, थोड़ा उसका व्यवहार अनियमित होता है, ठीक है।
ये हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा हूं मैं आपको, ताकि ये हम क्यों बढ़ रहे हैं, ITCZ तो समझ ही लिया हमने, मानसून कैसे आता है तो समझ ही लिया, तो अब हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाकी कैरेक्टर जो है मानसून के उन्हें भी एक्सप्लेन कर सके हैं कि नहीं है, जो जो चीज बाकी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रही वो भी कर सके, उनकी व्याख्या हो सके। तो पहली व्याख्या करने वाली चीज ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार मानसून इरेटिक होता है, अनियमित हो जाता है, कि बहुत लेट से आ ही नहीं रहा है, फिर ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, डिले हो जा रहा है। उसका एक एक्सप्लेनेशन ये पाया गया कि इक्वेटर के ऊपर जब ITCZ है और वो शिफ्ट हो रहा होता है ऊपर की तरफ, तो जो एयर पॉकेट्स मिलकर ITCZ बनाते हैं, जिन्हें ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ अभी बताया था, TROUGH, जो ये द्रोण है, निम्न वायुदाब के ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उनमें से एक पॉकेट कई बार मिस्चीवियसली बिहेव करता है, बहुत देर से शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है वो आगे आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसीलिए इसमें इतना समय लगा इस कक्षा को तैयार करने में, क्योंकि इसमें स्टेप बनाना बड़ा मुश्किल था कि पहले क्या बताएं बाद में क्या बताएं। तो एक तो चला जाता है ऊपर, ये वाला तो मान लीजिए मिल गया इससे, ये जो दूसरकवा जो है वो जल्दी शिफ्ट नहीं हो रहा है, वही पड़ा हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा तब तक सक करने वाला जो प्रेशर है वो डेवलप नहीं होगा, है ना। भारत के ऊपर हवाएं तेजी से चल जाएं, ऐसे तेजी से चलें, इसके लिए जरूरी है कि ये लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो दोनों। तो जब तक ये नीचे वाला पॉकेट ऊपर नहीं शिफ्ट होगा टाइमली, तब तक मानसून भी टाइमली प्रोग्रेस नहीं करेगा। यहां तक कि कई बार अटैच होकर डिटैच हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थ्योरी आई है कि उसकी वजह से भी ब्रेक हो जाता। अच्छा खासा मानसून आ रहा था, बीच में रुक गया, काफी समय तक वहीं रुका रहा, तो अटैच होकर फिर टूट गया, फिर ऐसे ऐसे कई बार ऑसिलेट कर जाता है। ये सिंपल से पहली कॉम्प्लेक्स थ्योरी आई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने सीखा है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको, लेकिन एक पहली छोटी सी चीज कि दो जो मुख्य, बहुत सारे हैं इस पूरे में, बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं, इनमें से सिर्फ दो की बात कर रहे हैं जो हमसे कंसर्न है, इंडिया से कंसर्न है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। उनमें से एक लो प्रेशर सेल कई बार इरेगुलर बिहेव करता है और उसकी वजह से मानसून के प्रोग्रेस पर प्रभाव पड़ता है, यानी ये भी मानसून के प्रोग्रेस की गति को निर्धारित करता है। ठीक है, ये चीज समझ गए यहां तक। अब यहाँ पर जल्दी से मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा क्योंकि 1 मिनट का ही समय है, जल्दी से बता देता हूँ, तब फिर लॉग इन करेंगे, तब अगली थ्योरी आएगी। तो हमने सीखा कि ITCZ, हमने सीखा कि सबसे सिंपल थ्योरी क्या है, ये है सबसे सिंपल थ्योरी है कि भाई गर्म हुआ, जमीन गर्म हो गई तो हवा इधर से इधर चलने लगी, सिंपलेस्ट थ्योरी है। जमीन विंटर में ठंडी हो गई तो हवा इधर से इधर चलने हो गई, ये सिंपलेस्ट थ्योरी है। उससे कॉम्प्लेक्स, उससे अच्छी थ्योरी क्या आई, उससे कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है। एक ITCZ है जो जब तक नीचे रहता है तब तक जो है वो हवा इस तरफ चलती है, जब ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हवा ऐसे चलने लगी। फिर सवाल आया कि ये साउथ वेस्ट वाली हवा कहाँ से आ गई, तो हमने सीखा कि सदर्न हेमिस्फेयर से, नीचे के हेमिस्फेयर से ऊपर आने वाली हवा जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तब वो अपना डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से चेंज कर देती है और इस प्रकार वो साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है। और तीसरी चीज हमने देखी कि ये चीज जो होती है उसमें एक इरेगुलरिटी होती है कि दो लो प्रेशर सेल कई बार उनमें से एक मिस्चीवियसली बिहेव करता है। अब हम लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 5 मिनट खाली ब्रेक लेंगे। मैं